प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम काव्यखंड के अंतर्गत महाकवि भूषण द्वारा रचित कविता शिवाशौर्य के प्रथम भाग का अध्ययन करेंगे। इस शीर्षक से आपके पाठ्यक्रम में कुल 5 छंद संकलित हैं, जिन्हें 5 भागों में प्रस्तुत किया जाएगा। महाकवि भूषण यद्यपि रीतिकाल के कवि हैं, किंतु उन्होंने रीतकालीन श्रृंगारिक वातावरण में भी वीर शिवाजी एवं महाराज छत्रसाल के यशोगान के माध्यम से जन सामान्य में प्रसुप्त वीरता के भावों को जागृत करने का कार्य किया। जो कार्य वीर शिवाजी ने अपनी तलवार से किया है, वही कार्य भूषण जी ने अपनी लेखनी से किया। प्रस्तुत छंद में कवि भूषण ने शिवाजी की चतुरंगणी सेना के युद्ध हेतु प्रस्थान का रोचक वर्णन किया है। छंद देखें। यह मनहरण कवित्त है, इसे गुनगुनाया भी जा सकता है, तो आइए गुनगुना लेते हैं। साजी चतुरंग सैन अंग में उमंग धारी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत हैं। भूषण भनत नाद बिहद नगारन के, नदी नद मद गए बरन केरलत हैं। ऐल फैल खैल भैल खलक में गैल गैल, गजन की ठल पैल सैल उछलत हैं। तारा सुतरनी धूरी धारा में लगत जिमी, थारा पर पारा पारावार यूं हलत हैं। कठिन शब्दों का अर्थ देखें। साज मैंने सजा कर, चतुरंग 4 अंगों वाली सेना, 4 प्रकार की सेना, पैदल, घुड़सवार, रथ और हाथी सेना। सैन माने सेना, उमंग माने उत्साह, धार्य माने धारण करके, सरजा शिवाजी की एक उपाधि है, अत्यधिक वीर छत्रपति। जंग माने युद्ध, जीतन माने जीतने के लिए, चलत माने प्रस्थान कर रहे हैं। भनत कहते हैं नाद, आवाज, स्वर, ध्वनि। बेहद माने बड़े बड़े, नगारन नगाड़े। मद हाथियों के मस्तक से अर्थात उनकी कनपटी से निकलने वाला एक प्रकार का द्रव। जब हाथी उन्मत्त होता है, मदमस्त होता है, तो उसके कनपटी से ये द्रव स्रवित होता है। गैबरन हाथियों यानी हाथी, रलत बहना। आयल फैल खैल बैल खलबली मचना। खलक माने संसार, गैल गैल माने गलियों में। गजन हाथी सेना। ठैल पैल धक्का मुक्की करने से। सैल माने पर्वत। उछलत माने उखड़ना। तरन माने सूर्य। धूरी धारा धूल का समूह माने धूल का उड़ना। जिम माने जिस प्रकार। थारा पर थाली पर। पारा पारे को कहा गया है। पारावार माने समुद्र। हलत है माने हिलना, हिलता है। अब व्याख्या देखें। महाकवि भूषण जी छत्रपति शिवाजी की चतुरंगी सेना के युद्ध में प्रस्थान का चित्रण करते हुए कहते हैं कि साज चतुरंग सैन अंग में उमंगधारी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत हैं। छत्रपति शिवाजी अपनी चतुरंगड़ी अर्थात पैदल, घुड़सवार, रथ और हाथी सेना को सजाकर अंग में, अपने अंग अंग में उत्साह धारण करके सरजा उपाध से विभूषित शिवाजी युद्ध जीतने के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। महाकवि भूषण जी कहते हैं कि सरजा उपाधि से विभूषित वीर शिवाजी अपनी चतुरंगणी सेना
पैदल, हाथी, घोड़े और रथ को सजाकर तथा अपने प्रत्येक अंग अंग में उत्साह को धारण कर युद्ध जीतने के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। भूषण भनतनाद बिहद नगारन की। कवि भूषण जी कहते हैं कि सेना के प्रस्थान के समय बजाए जाने वाले बड़े बड़े नगाड़ों की आवाज को सुनकर नदी नद मद गैबरन के रलत है। नदी और नाले, गैबरन माने हाथी सेना के मस्तक से निकलने वाले मद से, रलत माने बाढ़ आना। अब इसके अर्थ के लिए आपको अलग अलग ले जाना होगा। कवि भूषण जी कहते हैं कि शिवाजी की सेना के प्रस्थान के समय बजाए जाने वाले बड़े बड़े नगाड़ों की आवाज को सुनकर आयल फैल खैल भैल खलक में गैल गए। संसार की प्रत्येक गलियों में रहने वाले शत्रु पक्ष के लोगों में खलबली मच गई और हाथी सेना के मस्तक से निकलने वाले कनपट्टी से निकलने वाले मद के कारण नदी और नालों में बाढ़ आ गई है। गजन की ठैल पर सैलुसलत है। हाथी सेना के आपस में धक्का मुक्की करने से बड़े बड़े पर्वत उखड़कर गिर पड़े। तारासु तरन धूर धाराम लगत जो, सेना के चलने के कारण, गति करने के कारण जो धूल उड़ रही है वह आकाश मंडल में छा जाती है और उस धूल के कारण सूर्य तारे की तरह टिमटिमाता हुआ सा प्रतीत होता है। थारा पर पारा पारावारे हलत है और समुद्र का जल इस प्रकार कंपायमान हो जाता है, हिलने लगता है जैसे थाली में रखा हुआ पारा हिल रहा हो। पूरा अर्थ एक बार फिर से देख लें। महाकवि भूषण जी कहते हैं कि सरजा उपाधि से विभूषित वीर शिवाजी अपनी चतुरंगड़ी अर्थात पैदल, घुड़सवार, रथ और हाथी सेना को सजाकर उत्साह धारण कर युद्ध जीतने के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। उस समय बजाए जाने वाले बड़े बड़े नगाड़ों की आवाज को सुनकर संसार की प्रत्येक गलियों में रहने वाले शत्रु पक्ष के लोगों में खलबली मच गई तथा हाथी सेना की तेजी के साथ आगे बढ़ने के कारण उनके कनपटी से निकलने वाला मद इतना गिर रहा था कि उसके बहने से ऐसा लगा जैसे नदी और नालों में बाढ़ सी आ गई है। हाथी सेना के आपस में धक्का मुक्की करने से बड़े बड़े पर्वत उखड़कर गिर पड़े। सेना के चलने के कारण उठने वाली धूल जब उड़कर आकाश मंडल में सर्वत्र छा गई तो उसके कारण सूर्य ऐसा दिखाई पड़ने लगा जैसे वह टिमटिमाता हुआ एक छोटा सा तारा हो और सेना के दबाव से, सेना के भार से समुद्र इस प्रकार हिलने लगा, कंपायमान हो गया जैसे थाली में रखा हुआ पारा कंपायमान हो जाता है, हिलने लगता है। यहाँ पर काव्य सौंदर्य देखें। प्रस्तुत पंक्तियों में शिवाजी की सेना के प्रस्थान का मनोहारी चित्रण किया गया है। इसमें वीरस है, मनहरण कवित्व छंद है, इसमें अलंकार, अनुप्रास, पुनरुक्त प्रकाश, उपमा, उत्प्रेक्षा एवं अतिशयोक्ति है, भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक, गुण ओज गुण है जो कि यहाँ वीरस है और शब्द शक्ति अभिधा और लक्षणा है। इस पर आधारित प्रश्न देखें। पहला प्रश्न है, प्रस्तुत पद्यांश का शीर्षक तथा कवि का नाम लिखिए। उत्तर, प्रस्तुत पद्यांश का शीर्षक शिवाशौर्य और कवि का नाम महाकवि भूषण है। यदि संदर्भ आपको लिखना हो तो थोड़ा विस्तृत लिखना होता है, उसको जानते रहे, यदि पूछा नहीं जाता प्रायः। संदर्भ लिखना होगा तो इस प्रकार लिखेंगे, प्रस्तुत सुललित, सारगर्भित एवं मार्मिक काव्य पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक सामान्य हिंदी के काव्य खंड के अंतर्गत शिवाशौर्य शीर्षक कविता से अवतरित हैं। इसके रचयिता वीर रस के श्रेष्ठ कवि भूषण जी हैं। दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और यहाँ रेखांकित अंश है, तारा सो तरन धूरि धारा में लगत जिम,
थारा पर पारा पारावारियों हलत हैं। उत्तर, महाकवि भूषण जी कहते हैं कि वीर शिवाजी की विशाल सेना के चलने के कारण, प्रस्थान करने के कारण बहुत अधिक धूल उड़ रही है जो आकाश में सर्वत्र छा गई है। उसके कारण आकाश में चमकता हुआ सूर्य तारे की भांति प्रतीत हो रहा है और सेना के भार से पृथ्वी के कांप उठने के कारण समुद्र का जल इस प्रकार हिल रहा है जैसे थाली में रखा हुआ पारा हो। तीसरा प्रश्न, प्रस्तुत पद्य में किसके शौर्य एवं पराक्रम का वर्णन किया गया है? उत्तर, प्रस्तुत पद्य में वीर शिवाजी के शौर्य एवं पराक्रम का वर्णन किया गया है। चौथा प्रश्न, शिवाजी को किस उपाधि से विभूषित किया गया था? उत्तर, शिवाजी को सरजा की उपाधि से विभूषित किया गया था। पांचवा और अंतिम प्रश्न, गजन की ठैल पैल शैल उछलत हैं पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उत्तर, गजन की ठैल पैल शैल उछलत हैं पंक्ति में अतिशयोक्ति अलंकार है, क्योंकि यहाँ अतिशयोक्ति का सहारा लिया गया है कि हाथियों के केवल धक्का मुक्की करने से बड़े बड़े पर्वत उखड़कर गिर रहे हैं, तो यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है। प्रिय छात्रों, मुझे उम्मीद है कि आज का भाग आपने अच्छी तरह समझ लिया होगा। प्रश्नोत्तर को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें और अभ्यास करें। बहुत बहुत धन्यवाद।